गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल सिर्फ आईएएस। तो यहाँ पे हम अपनी पीटी 365 जो कि सोशल इश्यूज के लिए 2021 के लिए उसे कंटिन्यू करते हुए आज आपके लिए इसका पार्ट नंबर 11 प्रेजेंट करने जा रहे हैं। तो आइए शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलती रहे। शुरुआत करेंगे पहले टॉपिक से। कहता है एपिडेमिक डिजीजेस अमेंडमेंट बिल 2020 के बारे में। जानते हैं न्यूज़ में क्यों रहा। देखो भाई, एपिडेमिक डिजीजेस अमेंडमेंट बिल 2020 को पास करा पार्लियामेंट ने, जो अमेंड करता है हमारा पुराना वाला जो एपिडेमिक डिजीजेस एक्ट था 1897 का, उसको। साथ में ये जो एपिडेमिक डिजीजेस अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस थी उसे भी रिपील करता है, जिसे लाया गया था अप्रैल 2020 में। ठीक है, उसे भी रिपील करता है और इसी के साथ यहाँ पे ये जो है पास भी हो जाता है। क्या नाम है? एपिडेमिक डिजीजेस अमेंडमेंट बिल 2020। अब क्या फीचर्स क्या हैं ये अमेंडमेंट के? तो एक ये पहली बात तो ये प्रोटेक्शन देता है हेल्थ केयर सर्विस पर्सनल को, मतलब जो यहाँ पे हेल्थ केयर वगैरह में काम कर रहे हैं, जो जिनको रिस्क है एपिडेमिक के कांटेक्ट में आ सकते हैं, उनको यहाँ पे प्रोटेक्शन देता है वाइल कैरिंग आउट ड्यूटीज रिलेटेड टू द एपिडेमिक। मतलब मान लीजिए ये एपिडेमिक फैला, अब उसमें क्या हुआ कि ये हेल्थ केयर पर्सनल तो जाते हैं ना भाई, हॉस्पिटल आदमी जाएगा, ये बेचारे सबसे ज़्यादा इससे जो है कॉन्टैक्ट में आके हो सकता है कि इनको सबसे तेज हो जाए, तो इनको ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। अब इन पर्सनल के अंदर कौन कौन आता है आप खुद बता सकते हैं। डॉक्टर्स आ गए, नर्सेज आ गई, कोई दूसरे लोग ऐसे आ गए जिनको स्टेट गवर्नमेंट डेजिग्नेट करे वहाँ पे, या कोई ऐसा इंसान जो इस एक्ट के अंदर आ रहा है। तो भाई इस जो आउटब्रेक है डिजीज का, उसको रोकने के लिए जो भी काम कर रहा है वो सारे के सारे पर्सनल के अंदर आते हैं। साथ में ये डिफाइन करता है एक्ट ऑफ वायलेंस को जो कमिट हुई अगेंस्ट हेल्थ केयर सर्विस पर्सनल के अगेंस्ट, विच इंक्लूड हैरेसमेंट, हार्म, इंजरी, हर्ट और डेंजर टू लाइफ, ऑब्स्ट्रक्शन इन डिस्चार्ज ऑफ ड्यूटीज एंड लॉस और डैमेज टू द प्रॉपर्टी और डॉक्यूमेंट। अब समझो यहाँ पे कि होता क्या है, किसी का जानने वाला हॉस्पिटल के अंदर जाता है, उसको कोई दिक्कत है। अब बहुत बार आपने ऐसे केसेस देखे होंगे कि वो मर जाते हैं तो डॉक्टर्स को मारना शुरू कर दिया जाता है। खैर इसके लिए प्रोटेक्शन में तो चीज़ें हो चुकी हैं, लेकिन मान लीजिए अब हॉस्पिटल में गया, उसकी हालत थोड़ी गंभीर है, काम हो रहा है, लेकिन उसके खिलाफ कोई हैरेसमेंट, कोई उसके मतलब यहाँ पे जो पर्सनल है उनको परेशान किया जा रहा है मेंबर्स के द्वारा जो उसके जानने वाले हैं, तो इसके लिए इसे बोलेंगे एक्ट ऑफ वायलेंस। आप वायलेंस कर रहे हो, तो यहाँ पे बिल के ये जो एक्ट है इसके अंदर जो है सब कुछ बताया गया है। बिल के अंदर सब कुछ बताया गया, डिफाइन करा गया है कि एक्ट ऑफ वायलेंस क्या है। एक्ट ऑफ वायलेंस जो कि हेल्थ केयर के अगेंस्ट अगर आप कर रहे हो, सर्विस पर्सनल के अगर आप कर रहे हो, तो उसमें क्या क्या आएगा। क्या अगर आप उसको हैरेस करो या उसको कोई भी तरह से नुकसान पहुंचाओ, हार्म करो, उसको कोई चोट लग जाए, इंजरी हो जाए, उसको हर्ट हो जाए, डेंजर उसकी ज़िंदगी को है, खतरा हो, या उसके काम करने में कोई आप रोड़ा अड़चन बन रहे हो, या प्रॉपर्टी को तोड़ ताड़ रहे हो वहाँ पे, है ना, या कोई डॉक्यूमेंट को फाड़ फूट रहे हो, तो ये सब कुछ जो आए एक्ट ऑफ वायलेंस के अंदर आएगा। एक्ट ऑफ वायलेंस या लॉस किसी भी प्रॉपर्टी का, इसमें जो है वो पनिशमेंट दी जाएगी, जिसमें जेल आपको हो सकती है 3 महीने से लेके 5 सालों तक की। फाइन भी लगाया जा सकता है आपके ऊपर 50,000 से लेके 2 लाख रुपए तक का। तो मत ही करना तो ही अच्छा है। अच्छा, इन केस एक्ट ऑफ वायलेंस की वजह से कोई जो है खतरनाक दिक्कत हो गई, मतलब कुछ बड़ा हार्म हो गया, तो ये पनिशेबल होगा। इम्प्रिजमेंट इसमें 6 महीने से लेकर 7 साल तक की हो सकती है, समझिए। और फाइन 1 लाख रुपए से 5 लाख रुपए तक के लग सकता है। तो गुस्से को बहुत ही शांति से लेके चलें। ये सारे ऑफेंसेस कग्निसेबल हैं और नॉन बेलेबल हैं, इसमें कोई बेल वगैरह नहीं मिलेगी, तुरंत हो जाओगे गिरफ्तार। और जो लोग जो ऑफेंसेस से कन्विक्टेड हैं, ये कंपनसेशन भी इन्हीं को देना होगा, उस हेल्थ केयर सर्विस पर्सनल को जिनको ये हर्ट करेंगे। तो पहले सूद तो दोगे, लेकिन उसके बाद पैसा भी देना पड़ेगा। उसके साथ यहाँ पे जो पावर है सेंट्रल गवर्नमेंट की इंस्पेक्शन करने की, ठीक है, रेगुलेट करने की, इंस्पेक्शन किसी भी बस का, ट्रेन का, गुड्स व्हीकल का, शिप का, वेसल का, एयरक्राफ्ट का, इन सब की पावर को बढ़ाता है ये। ठीक है, लीविंग और अराइविंग, मतलब ऐसे कोई भी बस, ट्रेन, गुड्स व्हीकल, शिप, वेसल या एयरक्राफ्ट जो यहाँ पे लीव कर रहा हो, मतलब जा रहा हो या आ रहा हो किसी भी लैंड पोर्ट पे, एरोड्रोम पे, तो इन सब पे सेंट्रल गवर्नमेंट इंस्पेक्शन कर सकती है। तो ये बिल इस पे भी एक्सपैंड करता है। पहले क्या था, ये एप्लीकेबल सिर्फ और सिर्फ इंस्पेक्शन जो शिप का हो सकता था या वेसल का हो सकता था, जो कि आ रही है या जा रही किसी पोर्ट पे, लेकिन अब ये बहुत जगह पे, ट्रेन पे भी आ गया, गुड व्हीकल पे भी आ गया, एयरक्राफ्ट पे भी आ गया, तो सब कुछ आ गया। ठीक है, उसके बाद
देखिए यहाँ पे बात करेंगे एपिडेमिक डिजीज एक्ट 1897 के बारे में। क्लियर है? क्या है ये? जो पुराना वाला जिसको मैंने आपको बताया ना कि ये अमेंड करता है इस एक्ट को। तो ये एक्ट क्या है? एक्ट इफेक्ट में आया था जब उस समय बुबोनिक प्लेग फैला था बॉम्बे के अंदर 1890s में। तो उस समय लाया गया था ये इंडिया का सॉलिटरी लॉ था, जो आप कह सकते हो बहुत ही हिस्टोरिकली है, इतिहास का अंग्रेजों के टाइम पे इसे यूज़ करा गया था कि भाई किस तरीके से हम ये जो अलग अलग डिजीजेस फैलते हैं, जैसे कि उसमें आपका कॉलरा और मलेरिया भी थे, तो इनको हम कैसे फैलने से रोक सकते हैं। तो लॉ ने ऑथराइज करा था उस समय सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट को कि आप कुछ एक्सेप्शनल मेजर्स लीजिए, कुछ प्रिस्क्राइब रेगुलेशन करिए, मतलब कुछ अलग तरह के मेजर्स और कुछ जो रेगुलेशंस प्रिस्क्राइब्ड हैं आप उसको यूज़ करिए, और ये जो है आप समझिए जानिए टू बी ऑब्जर्व बाय द सिटीजन, ताकि ये जो स्प्रेड है डिजीज का उसे रोका जा सके। साथ में सेक्शन 2 जो कि एक्ट का है वो कहता है कि जो स्टेट की सरकार है, स्टेट गवर्नमेंट है, ये मेजर्स ले सकती है, प्रिस्क्राइब कर सकती है रेगुलेशंस को कि आप इंस्पेक्शन करिए ऐसे लोगों का जो ट्रैवल कर रहे हैं। ठीक है? उसके साथ ये पेनाल्टीज़ भी देती है। अब पेनाल्टीज़ के लिए भी आपको पेनाल्टी लग जाएगी अगर आप डिसओबे करेंगे कोई भी रेगुलेशन को जो या कोई भी ऑर्डर को जो इस एक्ट के अंदर जो है दिया गया है। हालाँकि इसके अंदर डेंजरस, इन्फेक्शियस या कंटेजियस डिज़ीज़ या फिर और एपिडेमिक का मतलब डेफिनेशन इसकी नहीं दी गई थी कि ये सब क्या है, क्या नहीं है। और एक्ट को अप्लाई किया गया था बाय स्टेट्स ताकि लॉकडाउन्स लगा सकें कोविड-19 पेंडेमिक के टाइम पे, तो इसी एक्ट का यूज़ हुआ था लॉकडाउन लगाने के लिए। खैर, ये हमने बात कंप्लीट कर ली इस टॉपिक की। बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि कहता है कुछ इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स के बारे में। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट रिपोर्ट की जो बात करेंगे वो है हेल्थ इन इंडिया रिपोर्ट, रिलीज करने वाली मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन है। साथ में रिपोर्ट किस पे बेस्ड है मालूम है? रिपोर्ट बेस्ड है डेटा जो कलेक्ट करा गया था हमारा जुलाई 2017 से लेके जून 2018 तक के लिए, एज अ पार्ट ऑफ 75th राउंड ऑफ नेशनल सैंपल सर्वे के चलते जो हमने डेटा कलेक्ट किया था, रिपोर्ट उस पर बेस्ड है। और जो पूरा जो टोटल खर्चा हुआ है हेल्थ पे सेंट्रल और स्टेट की सरकारों के द्वारा फाइनेंशियल ईयर 2020 में, वो 1.29% रहा है हमारे जीडीपी का। ऑफ टोटल पब्लिक एक्सपेंडिचर सेंटर का शेयर रहा पब्लिक एक्सपेंडिचर में करीब 25%। सेंटर ने खर्चा करा, स्पेंड करा लेस एज पब्लिक हेल्थ एंड सैनिटेशन आर स्टेट सब्जेक्ट। इतना कम 25% ही इसलिए किया क्योंकि देखिए पब्लिक हेल्थ और सैनिटेशन तो स्टेट के सब्जेक्ट है, तो सेंटर इतना कर रही बहुत है। उसके बाद बात आती है नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के बारे में। तो देखो भैया, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने यहाँ पे रिलीज करा है डेटा, फिफ्थ अपनी पांचवी जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे रहा है, जिसके अंदर पूरी इन्फॉर्मेशन दी गई है। ये क्या पॉपुलेशन की हेल्थ और न्यूट्रिशन जो है आपका सबकी इन्फॉर्मेशन है, कुछ 17 स्टेट्स की और 5 यूटीज की, यूनियन टेरिटरीज की। साथ में ये जो इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलेंगे, ठीक है, NFHS ऐसे याद रखिएगा, समझ जाइएगा ये यही है। ठीक है, तो ये जो NFHS है ये लार्ज स्केल मल्टी राउंड सर्वे होता है, जिसे कंडक्ट करा जाता है रिप्रेजेंटेटिव सैंपल ऑफ हाउस होल्ड के द्वारा पूरे ही इंडिया में। देखिए अब यहाँ पे क्या है, ये सब मिलजुल के काम होता है, इसलिए कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट है। किसका है ये? इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर पॉपुलेशन साइंसेस का, जो मुंबई के अंदर है इंडिया में। उसके साथ ICF का, फिर कैवल्टन का, मैरीलैंड USA में है, और साथ में ईस्ट वेस्ट सेंटर होनोलुलु हवाई के अंदर है, USA के अंदर। तो ये सब कुछ जो है इस मिलजुल के सारे लोग इसको जो है प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंट करते हैं, या आप कह सकते हो कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट है ये। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर को यहाँ पे डेजिग्नेट करा गया है, यहाँ पे IIPS मतलब इंस्टीट्यूट ऑफ पॉपुलेशन साइंसेस के तौर पे, एज अ नोडल एजेंसी के तौर पे हमारे देश के अंदर मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर है। ठीक है, जो यहाँ पे देखेगी कोऑर्डिनेशन के लिए, समझेगी रिस्पॉन्सिबल है कि यहाँ पे आपस में सबके बीच में कोऑर्डिनेशन रहे, टेक्निकल गाइडेंस दी जाए इस NFHS को। इसको फंड कौन करता है? देखिए, इसको फंड करा जाता है, पैसा इसको मिलते हैं यूनाइटेड स्टेट्स एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट मतलब USAID के द्वारा। विद सप्लीमेंट्री सपोर्ट इसको यूनिसेफ भी दे देती है, तो इसको डबल डबल फायदा हो जाता है। खैर, इसने पता क्या लगाया,
मुद्दे की बात करते हैं, सर्वे ने क्या पता लगाया? तो देखिए यहाँ पे जो 4th वाला हुआ था, तो 5th है ना? तो जो 4th वाला हुआ था, जो 2015-16 में हुआ था, अगर आप उससे कंपेयर करो, तो यहाँ पे सब्सटेंशियल इम्प्रूवमेंट देखने को मिला है मैटरनल और चाइल्ड हेल्थ इंडिकेटर्स में। मतलब जो अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट है और इन्फैंट मोर्टेलिटी रेट है, मतलब आप समझिए अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट क्या है कि यहाँ पे जब बच्चे जो है वो 5 साल की उम्र तक जो है अगर उनकी प्रोबेबिलिटी क्या है कि कितने बच्चे 5 साल की उम्र तक के लिए मर जाएँगे। समझ रहे? 1000 लाइफ में। तो ये जो है इन्फैंट मोर्टेलिटी में 1 साल तक, तो ये जो रेट है वो देखने को मिला है, कम हुआ है कुछ 18 स्टेट्स में। और नियोनैटल मोर्टेलिटी रेट मालूम है क्या होता है? ये पर 1000 लाइव बर्थ्स के साथ जो नियोनैटल मोर्टेलिटी रेट है, ये यहाँ पे अगर हम कहें तो ये भी ड्रॉप हुआ है 15 स्टेट्स और यूटीज़ में। और ये नियोनैटल मोर्टेलिटी रेट क्या होता है कि जब से बच्चा पैदा हो तब से 27 दिनों के भीतर मतलब क्या प्रोबेबिलिटी है उसके जिंदा रहने की, कि वो मतलब क्या डाइंग रेट चल रहा है। खैर, अब दूसरी बात यहाँ पे की फाइंडिंग्स में देखें तो मैल न्यूट्रिशन इंडिकेटर्स और खराब हो गए हैं। मतलब हमारे यहाँ कुपोषण बढ़ रहा है। जो बच्चों का शेयर है जो स्टंटेड है, स्टंट का मतलब जानते हैं क्या होता है? स्टंट का मतलब होता है लो हाइट फॉर एज देयर एज। मान लो 10 साल का बच्चा है, जितनी हाइट होनी चाहिए उतनी हाइट नहीं है, तो ये स्टंटेड अगर हम देखें बच्चे बढ़े हैं करीब 13 स्टेट्स के अंदर। वाइल जो शेयर है बच्चों का जिनका लो वेट है फॉर देयर हाइट, मतलब हाइट जितनी है उतना वेट नहीं है, तो ये यहाँ पे बढ़ा है करीब 12 स्टेट्स के अंदर। शेयर जो कि अंडर वेट और ओवर वेट बच्चों का है, ये भी बढ़ा है। करीब 16 स्टेट्स के अंदर जो है अंडर वेट बच्चे बढ़े हैं और करीब 20 स्टेट्स के अंदर ओवर वेट बच्चे बढ़े हैं। जिसमें कि सेक्स रेशियो टोटल पॉपुलेशन का मतलब फीमेल प्लस 1000 मेल्स अगर हम देखें तो ये देखने को बढ़ा है करीब 17 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज में। साथ में फर्टिलिटी रेट और फर्दर डिक्लाइन हुआ है। कॉन्ट्रासेप्टिव का यूज़ और ज़्यादा बढ़ा है, ज़्यादातर देखें तो फेज़ 1 स्टेट्स में। यहाँ पे इम्प्रूवमेंट देखने को मिला है वैक्सीनेशन कवरेज में, जिनकी छोटे बच्चों के लिए जिनकी उम्र 12 से लेके 23 मंथ्स तक के लिए है, पूरे स्टेट्स और यूटीज़ में ये इम्प्रूवमेंट देखने को मिला है। और उसके बाद जो रिपोर्ट आती है वो आती है इंडियाज़ विजन 2035 फॉर पीएचएस। अब हुआ क्या कि रिसेंटली नीति आयोग ने रिलीज करा एक वाइट पेपर विजन 2035 का। और ये पीएचएस का मतलब जानते हैं क्या होता है? पब्लिक हेल्थ सर्वेलेंस इंडिया के अंदर। तब देखिए इसमें ये था कि भाई इंडिया का विजन जो है 2035 के लिए वहाँ पे आपका जो पब्लिक हेल्थ सर्वेलांस को लेकर पीएचएस को लेकर थ्रू कैसे कि वहाँ पे हम यहाँ पे इंटीग्रेट करेंगे 3 टियर पब्लिक हेल्थ सिस्टम को इनटू आयुष्मान भारत। इसमें इसने फाउंडेशन रखा फॉर इंटीग्रेटेड सर्वेलांस होगा, मतलब सब यहाँ पे सब कुछ मिला मिलू के ध्यान रखा जाएगा। सर्वेलांस होगा, दोनों ही कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल दोनों ही डिजीजेस का होगा। साथ में विजन 2035 पब्लिक हेल्थ सर्वेलांस इन इंडिया, इसके बारे में कुछ बात जानते हैं। देखिए इंडिया को पब्लिक हेल्थ सर्वेलांस सिस्टम जो इंडिया का है उसे यहाँ पे और अच्छा रिस्पॉन्सिव और अच्छा प्रोडक्टिव मतलब पहले से हमें सब पता हो, इसे बनाने के लिए यहाँ पे भाई ताकि हम यहाँ पे देखिए अगर हमें पहले से पता होगा रिस्पॉन्सिव होंगे हम, तो हम अपनी प्रिपरेशन भी बहुत अच्छी रख सकते हैं, एक्शन बहुत अच्छी रख सकते हैं हर एक लेवल पे। तो इसका ये पहला उद्देश्य है। दूसरा ये है कि सिटीजन फ्रेंडली पीएचएस सिस्टम करना है, ताकि यहाँ पे इंडिविजुअल जो प्राइवेसी है जो भैया छुपाना चाहता है, कॉन्फिडेंशियलिटी है, वो बरकरार रहे और क्लाइंट फीडबैक मैकेनिज्म के थ्रू आप इसको कह सकते हो करवा सकते हो। तीसरी बात, डेटा शेयरिंग मैकेनिज्म इंप्रूव होगा सेंटर और स्टेट के बीच में, ताकि अच्छे से बेटर डिजीज डिटेक्शन हो सके, प्रिवेंशन हो सके, कंट्रोल हो सके। और आखिरी में रीजनल और ग्लोबल लीडरशिप जो है प्रोवाइड करता है, ताकि इवेंट्स मैनेज हो, जैसे कि जिससे पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी हो गया, इंटरनेशनल कंसर्न की जो बात है, तो दैट कॉन्स्टिट्यूट अ पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न। तो इसमें एक रीजनल और ग्लोबल लीडरशिप होनी चाहिए ऐसे इवेंट्स को यहाँ पे जो है आपका दे प्रोवाइड करने के लिए। ठीक है, अब कोई दूसरे इंपॉर्टेंट न्यूज़ के बारे में जानते हैं बात। देखो भैया, पहला आता है कि डब्ल्यूएचओ डेजिग्नेट 2021 एज द इंटरनेशनल ईयर ऑफ हेल्थ एंड केयर वर्कर्स। डब्ल्यूएचओ ने डेजिग्नेट किया है 2021 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ हेल्थ एंड केयर वर्कर्स के तौर पे। तो भाई देखो बात क्या है सॉरी
ये डेजिग्नेट करा गया है 73rd जो वर्ल्ड हेल्थ असेंबली का था, ये डेजिग्नेट करा गया है बाय 73rd वर्ल्ड हेल्थ असेंबली, मतलब 73rd वर्ल्ड हेल्थ असेंबली के द्वारा डेजिग्नेट करा गया है, रिकॉग्नाइज करी है कि डेडिकेशन और सेक्रीफाइस जो कि यहाँ पे मिलियंस ऑफ हेल्थ और केयर वर्कर्स ने दिए हैं कोविड-19 पेंडेमिक के टाइम पे, उनको सैल्यूट है। और वर्ल्ड हेल्थ असेंबली क्या है? ये एक डिसीजन मेकिंग बॉडी है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की। मेन फंक्शंस ये हैं कि ऐसी पॉलिसीज जो ऑर्गेनाइजेशन की हैं उसे यहाँ पे पता डिटरमाइन करना, अपॉइंट करना डायरेक्टर जनरल को, साथ में फाइनेंशियल पॉलिसीज को सुपरवाइज करना और देखना कि भाई जो भी प्रपोज प्रोग्राम बजट दिया गया है उसे अप्रूव करना, रिव्यू करना। क्लियर है? तो ये कुछ हमने बात करी इसके बारे में। दूसरा यहाँ पे हुआ क्या कि WHO ने लॉन्च करा ग्लोबल स्ट्रेटजी टू एक्सेलरेट द एलिमिनेशन ऑफ सर्वाइकल कैंसर। क्या है जरा जानते हैं। WHO ने एम करा है कि यहाँ पे हम 40% से कम, मतलब 40% से ज़्यादा, सॉरी 40% से ज़्यादा जो न्यू केसेस हैं और करीब 5 मिलियन जो रिलेटेड हेल्थ हुई हैं उन्हें हम यहाँ पे कम करेंगे बाय 2050। फिर समझो WHO का एम है कि हम करीब 40% से ज़्यादा नए केसेस को और 5 मिलियन जो रिलेटेड डेथ होती हैं इस सर्वाइकल कैंसर से रिलेटेड, उसे हम कम करेंगे कब तक? 2050 तक। उसमें कॉम्बिनेशन किसका होगा? वैक्सीन लगा के, स्क्रीनिंग करके, उनका ट्रीटमेंट करके। तो पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि 194 कंट्री जिसमें कि इंडिया में इंक्लूडेड है उसने कहा है कि हम कैंसर को अपने यहाँ से ख़त्म करेंगे। ठीक है? कैसे? भाई इन्होंने सारी कंट्रीज़ ने एक फॉलो करा है, एक अडॉप्ट किया है रेजोल्यूशन एट दी वर्ल्ड हेल्थ असेंबली 2020 में जेनेवा के अंदर। उसके बाद देखो भाई ह्यूमन पेपिलोमा वायरस HPV की बात करें तो ये क्या है मालूम है? ये एक वजह है जिसकी वजह से सर्वाइकल कैंसर होता है और इसकी जो वैक्सीन है ये सेफ है, इफेक्टिव तरीका है जिससे औरतों को ऐसे इन्फेक्शन से यहाँ पे रोका जा सकता है ना, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस से। क्लियर है? फिर देखिए यहाँ पे नेक्स्ट आता है फार्माकोपिया कमीशन फॉर इंडियन मेडिसिन एंड होम्योपैथी। तो शॉर्ट फॉर्म यूज़ करेंगे, बड़ा बड़ा नाम है PCIMH। तो ये है क्या? पहले सबसे पहले यही समझ लो, ये एक ऑटोनोमस बॉडी है जो कि आपकी मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के एजेस में आती है, एस्टैब्लिश है सिंस 2010। तो अभी मामला क्या है न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि कैबिनेट ने अप्रूव करा है कि रीएस्टैब्लिशमेंट करेंगे इसका एक सब ऑर्डिनेट ऑफिस के तौर पे जो कि मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के अंदर आएगा बाय मर्जिंग इनटू इट फार्माकोपिया लेबोरेटरी फॉर इंडियन मेडिसिन और होम्योपैथिक फार्माकोपिया लेबोरेटरी। अब मर्जर जो है, एम उसका मर्जर का ये है कि जो यूज़ है इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी का उसे ऑप्टिमाइज करें, टेक्निकल मैन पावर, फाइनेंशियल रिसोर्सेज जो दिए जाते हैं इन तीनों ही ऑर्गेनाइजेशन को, ये सब एक जगह आ जाएगा तो बढ़िया होगा। इससे जो स्टैंडर्डाइज आउटकम निकलेंगे आयुर्वेदा के, सिद्धा के, यूनानी के, होम्योपैथी के, सब भी बढ़िया निकलेंगे। तो सब एक साथ ही आ जाएंगे तो बढ़िया इफेक्टिव रेगुलेशन होगा, क्वालिटी भी कंट्रोल हो जाएगी। तो फिर आती है नेक्स्ट, वो आती है आरोग्य पाठ। आरोग्य पाठ क्या है? ये एक वेब बेस्ड नेशनल हेल्थ केयर सप्लाई चेन पोर्टल है जो यहाँ पे प्रोवाइड करता है रियल टाइम अवेलेबिलिटी क्रिटिकल हेल्थ केयर सप्लाईज की। मतलब रियल टाइम क्या अवेलेबिलिटी है, क्या है क्रिटिकल जो हेल्थ केयर सप्लाईज है उनकी, तो ये पूरा पूरा देता है। वेब बेस्ड एक नेशनल हेल्थ केयर सप्लाई चेन पोर्टल है। साथ में ये किसको किसको सर्व करता है? मैन्युफैक्चरर्स को, सप्लायर्स को, कस्टमर्स को, सबको। बहुत ही उम्दा। उसके बाद बात आती है यहाँ पे जन औषधि सुगम मोबाइल ऐप। क्या है भाई? समझते हैं। लॉन्च करी गई 2019 में और ये किस लिए लॉन्च करी गई? ताकि लोगों को मदद कर सकें कि उनके आसपास जो प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र है वो उसका पता लगा सकें लोग। तो सर्च जन औषधि जेनरिक मेडिसिन, मतलब यहाँ जो जन औषधि जेनरिक मेडिसिन है उसके बारे में सर्च कर सकें। साथ में यहाँ पे जो प्रोडक्ट है उसको कंपेयर कर सकें, जो एनालाइज करें प्रोडक्ट कंपैरिजन ऑफ जेनरिक और ब्रांडेड मेडिसिन वगैरह। मतलब जेनरिक मेडिसिन और ब्रांडेड मेडिसिन इन दोनों को ही जो है वो ये यहाँ पे कंपेयर भी कर सकते हैं इसके थ्रू। और ऐसी बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर और हैं। डेवलप करी गई है ब्यूरो ऑफ फार्मा पब्लिक सेक्टर यूनिट्स ऑफ इंडिया, मतलब BPPI के द्वारा अंडर डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल। साथ में यहाँ पे प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र को आप जानते हैं कि बनाया गया था प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि
परियोजना के अंदर, ताकि यहाँ पे जो क्वालिटी जेनेटिक मेडिसिन है उनको सारे लोगों को, बेचारे गरीबों को दिया जा सके, सबको दिया जा सके, इवन अफोर्डेबल प्राइसेस पर। सैनिटरी नैपकिन्स को भी डिस्ट्रीब्यूट करा गया जन औषधि केंद्र से, अंडर प्रिविलेज जो औरतें हैं, और इसका मिनिमम प्राइस 1 रुपये रखा गया है ना हर एक सैनिटरी पैड का। बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव लगा था। और फिर जो नेक्स्ट और लास्ट आता है वो आता है प्रोजेक्ट आहाना। क्या है? इट इज प्लान इंडियाज एन एनजीओ, नेशनल प्रोग्राम है जो ये काम कर रहा है टुवर्ड्स एन एड्स फ्री जनरेशन। एड्स फ्री जनरेशन के लिए काम करना है। इसके पार्टनर्स जो हैं वो नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन है, ग्लोबल फंड टू फाइट एड्स, ट्यूबरक्लोसिस एंड मलेरिया है, मतलब GFATM है। फोकस ये है कि हम किस तरीके से भाई प्रिवेंट करेंगे पेरेंट टू चाइल्ड ट्रांसमिशन, जो माता से जो है वो चला जाता है बच्चों में, है ना, ट्रांसमिशन होता है अमंग विमेन, और जो मोस्ट वल्नरेबल और मार्जिनलाइज कम्युनिटी में जो ट्रांसमिशन होता है, इस पे कैसे रोक लगा सकते हैं, तो उस पर भी इसका फोकस है। तो क्या है? प्लान इंडिया एक एनजीओ है, उसका ये प्रोग्राम है। चलिए, यहाँ पे होता है हमारा लेसन कंप्लीट। सो इफ यू लाइक द वीडियो, प्लीज लाइक द वीडियो, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, सब्सक्राइब योर चैनल सिर्फ IAS, and if you want to watch these videos on Facebook, you can like the page Sirf IAS. Also, if you want to go for one daily Instagram question, just follow us on Instagram. All the link are in description box. Along with this, if you want to support me in my work, just press the join button and enjoy the various perks, and also can support me in my work. Thank you so much for discussion. Have a wonderful day ahead. Take care.